हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं 13.2। सो इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दो लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। हमारी इम्यूनिटी के दो पार्ट्स होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर दो लाइंस आती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस है, साइटोटॉक्सिसिटी है, इन्फ्लेमेशन और फेवर। ये अलग अलग से बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको हम अलग अलग से वीडियोस में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फेगोसाइटोसिस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डिफेंसेस आ जाते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें आती हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं और डिजीज़ से होने से बचाती हैं। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की ज़रूरत क्यों है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने ही नहीं देती। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंटर इन आवर बॉडी व्हेन इट इज़ ब्रोकन आर आइदर एक्सीडेंटली कट, बर्नड और थ्रो इंसेक्ट बाइट। तो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स अंदर आ सकते हैं, एक्सीडेंटली अंदर आ सकते हैं जब हमारी स्किन जो है वो कट होती है, टूट जाती है, बर्न हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ से जो है वो स्किन ब्रोकन हो जाती है और वहाँ से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अंदर इंटर हो सकते हैं। या फिर कोई हमें इंसेक्ट जो है वो बाइट करता है, कोई ऐसा छोटे जो जीत होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बिच्छू वगैरह, कॉकरोच वगैरह जो होते हैं, वो हमें अगर बाइट कर जाएं तो वहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो काम कर रही होती है। दस इफ़ समहाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ ब्रीच्ड वी हैव टू सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू इनकाउंटर। तो अगर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सही से काम नहीं कर पाती है, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सामना करेगी, उनके साथ फाइट करेगी। लाइक फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस इट इज़ आल्सो नॉन स्पेसिफिक। ये भी लाइन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ ये टारगेट नहीं होती है। ये जो है वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकती है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ख़त्म करती है, इसीलिए इसे नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। तो हमारी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ये दोनों नॉन स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ WBCs। इसमें बहुत सारे WBCs आ जाते हैं। WBCs जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये जो है हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये WBCs जो है ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। और इसके अंदर कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं और कुछ मयर्स भी होते हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय फॉलोइंग मेजर रिस्पॉन्सेज। तो मेजर रिस्पॉन्सेज इसके अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बड़े सेल्स होते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं और वो सेल जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं उसे हम फेगोसाइट्स कहते हैं। तो पहला है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फेगोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइट सेल इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास साइटोटॉक्सिसिटी है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल जो है वो खुद को मारने लगता है, इसे हम साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं और ये भी जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये इनका क्या रोल है, ये कैसे काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन भी आता है इसके अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पर जो है वो हमारी बॉडी, हमारी स्किन जो है वो ऐसे सूज जाती है, बड़ी हो जाती है और वहाँ से कट भी लगता है, तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन कहलाता है। फीवर, ये बुखार जो हमें होता है, ये भी हमारी फर्स्ट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक मेजर है और ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं किलिंग सेल ऑफ ब्लड। ब्लड के वो सेल जो किलिंग का प्रोसेस करते हैं, मारने का प्रोसेस करते हैं। वेन एवर सम पैथोजेनिक गेट्स एक्सेस इनटू आवर बॉडी थ्रू वाउंड ब्रोकन स्किन इनहेल्ड एयर।
तो जब भी हमारी इनहेल्ड एयर या किसी टूटी हुई स्किन की वजह से या किसी ज़ख़म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एक्सेस लेते हैं या अंदर इंटर दाखिल हो जाते हैं, हम सांस लेते हैं, उस हवा के ज़रिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ सकते हैं। तो इट इनकाउंटर WBC सम ऑफ द रिकॉग्नाइज एंड किल आइदर बाय फेगोसाइटोसिस आर डायरेक्ट किलिंग। तो उसके अंदर यहाँ पर जो है वो हमारे WBCs होते हैं जो इनका सामना करते हैं और ये जो है वो उन्हें फेगोसाइटोसिस के ज़रिए या फिर डायरेक्ट तरीके से उन्हें मारते हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर ये क्या करते हैं, बड़े सेल्स होते हैं तो ये छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको खा जाते हैं या फिर ये क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट जो है वो किल कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है और इसके अंदर जो है वो कौन कौन से सेल्स आते हैं जो ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाकर उन्हें ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC टेक इन एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक WBCs होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और उन्हें हम फेगोसाइट्स भी कहते हैं। और ये सेल जो हैं ये क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, अपने सेल के अंदर ले लेते हैं और वहाँ पर उसे डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। अमंग द WBC न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स परफॉर्म सच फेगोसाइटोसिस। तो WBCs के अंदर यहाँ पर जो सेल लिखे हुए हैं ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल एक तरह के WBC हैं, ये क्या करते हैं, ये भी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। मैक्रोफेजेस हैं, ये भी WBC का टाइप हैं और डेंड्राइटिक सेल हैं, ये भी WBC का टाइप हैं। मोनोसाइट्स जो हैं ये भी WBCs का टाइप हैं, लेकिन ये जो है वो बड़े होकर मैक्रोफेजेस बनते हैं। तो इनको जो है वो 1 बाय 1 इन सेल्स को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की कंपोजिशन है इनकी और ये कैसे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है न्यूट्रोफिल। आइए न्यूट्रोफिल को पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट abundant WBC, 50 to 70% ऑफ आल ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स जो है वो ये WBCs को ही कहते हैं, ये हमारे ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनके अंदर बहुत से जो ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, टोटल WBC के अंदर जो ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और ये तकरीबन 50 to 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं टोटल WBC के अंदर। मतलब यहाँ पर टोटल WBC हैं तो इनके अंदर तकरीबन 50 to 70% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले WBC हैं एंड आर स्पेशली एडॉप्टेड टू फेगोसाइटाइज द बैक्टीरिया। तो ये जो है वो स्पेशली एडॉप्टेड हैं बैक्टीरिया को खाने के लिए। तो स्पेशली ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरिया को स्पेशल खाते हैं या फिर ये किसी दूसरे पार्टिकल को कम खाते हैं। तकरीबन ये ज़्यादातर बैक्टीरिया को जो है वो मारते हैं। द मैच्योर न्यूट्रोफिल हैव मल्टी लोब्ड 3 to 5 लोब्ड नॉन स्पेरिकल न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर, न्यूट्रोफिल सेल के अंदर तकरीबन जो है वो 3 से 5 लोब वाला एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इसका एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये इस तरह जो है वो लोब की शक्ल का बना हुआ है। एक लोब, ये 2 या 3 4 लोब का ये बना हुआ है। तो इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं, इसे जो है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका ये जो है वो स्पेरिकल नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो ये लोब वाला न्यूक्लियस होता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। इनकी लाइफ जो है, इनकी ज़िंदगी जो है वो ये बहुत ही कम होती है। तकरीबन बताया जाता है कि 10 से जो है वो 20 घंटे इसकी ज़िंदगी होती है तकरीबन। अपॉन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम माइग्रेट टू ब्लड इनटू आवर टिश्यूज़। तो ये जो है जब मैच्योर हो जाते हैं ये न्यूट्रोफिल्स, तो ये जो है बाहर निकलते हैं, ब्लड से बाहर निकलते हैं और ये टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं। तो ये पहले ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, उसके बाद ये टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस ऑफ न्यूट्रोफिल्स कैन रिकॉग्नाइज वेरियस बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स सच एज ए पेप्टिडोग्लाइकन, फ्लैजिलेंट प्रोटीन और फ्लैजिला, लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोपेप्टाइड्स। तो ये जो है इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये वो पहचान सकते हैं, उसे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ये फ्लैजिलर प्रोटीन जो होती है बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको भी ये जो है वो पहचान सकते हैं। और ये लिपो जो पॉलीसेक्राइड है, लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोपेप्टाइड, ये भी जो है मॉलिक्यूल्स ये पहचान सकते हैं और उस पर अटैक करके उसे मार सकते हैं। तो इस तरह से इनके पास जो है वो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जिस तरह से ये उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के, बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स को ये पहचान सकते हैं। Upon recognition as foreign, the intruder and internalized by neutrophils and digest to destroy through the lysosomal hydrolytic enzymes। तो जब ये फॉरेन पार्टिकल जो है ये बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पर ये जो है न्यूट्रोफिल्स ये उसे पहचान लेंगे और वहाँ पर ये जो है वो इसको जो है वो अपने लाइसोसोमल एंजाइम से इसे डाइजेस्ट कर देंगे, अपनी बॉडी के अंदर लेकर इसे डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये न्यूट्रोफिल का जो है वो एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर डीएनए वगैरह आपको दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो है ये आपके पास रिसेप्टर हैं, इस न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर हैं और ये जो है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को ये पहचान रहे हैं। जैसे कि ये वाला रिसेप्टर जो है ये फ्लैजिलिन रिसेप्टर है और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, ये लिपोपेप्टाइड को डिटेक्ट कर रहा है और ये वाला रिसेप्टर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट तरह के इसके पास रिसेप्टर मौजूद हैं। उसके बाद दूसरे तरह के सेल्स पे आते हैं जिसे मोनोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट्स भी हैं, ये भी WBCs का एक टाइप है और ये भी जो है वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के अंदर कुछ काम आते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि फेगोसाइटोसिस में मोनोसाइट्स का क्या रोल है और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या रोल प्ले करते हैं। दे हैव सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस, इनके पास जो है वो सिंगल जो है वो बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। बीन शेप आपको पता होगी, इस तरह की जो है वो शेप होती है। तो बीन शेप का इनके पास न्यूक्लियस होता है। द साइटोप्लाज्म इज़ नॉन ग्रेनुलेटेड, तो इनका साइटोप्लाज्म जो है ये नॉन ग्रेनुलेटेड है। हमारे पास जो है वो WBCs के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलेटेड सेल्स और एक होते हैं नॉन ग्रेनुलेटेड सेल्स। तो नॉन ग्रेनुलेटेड को अग्रेनुलेटेड भी कहते हैं। ग्रेनुलेटेड के अंदर क्या होता है, ऐसे दाने मौजूद होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में और उसे जो है वो ग्रेन्यूल्स कहा जाता है और उस सेल को जो है वो ग्रेनुलेटेड सेल कहा जाता है। तो ऐसे दाने जिस सेल के अंदर मौजूद हैं उसे जो है वो ग्रेनुलेटेड कहा जाता है और जहाँ पर ये नहीं मौजूद हैं उसे अग्रेनुलेटेड कहा जाता है। तो ये मोनोसाइट्स जो है ये अग्रेनुलेटेड सेल्स हैं। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 2 to 8% ऑफ टोटल WBC। तो ये WBCs के अंदर तकरीबन 2 से 8% तक होते हैं, मतलब इनका रेशियो थोड़ा सा कम है। लाइक ग्रेनुलोसाइट्स, ये जो है ग्रेनुलोसाइट्स की तरह दे ओरिजिनेट फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स कुछ पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है वो इन सेल्स से पैदा होते हैं। तो कुछ बुक्स में कहा जाता है कि ये जो है वो हमारी बोन मैरो के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये माइलॉइड स्टेम सेल से पैदा होते हैं। तो हो सकता है कि ये माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है ये बोन मैरो के अंदर मौजूद हो। ऑल्दो द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 2 to 5 days। इनकी जो ज़िंदगी है वो 2 से 5 दिन होती है। इन ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारी ब्लड के अंदर 2 से 5 दिन तक ये हमारी ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। दे कैन माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज़ where they grow in size and become either macrophages or dendritic cells। तो ये जो है आगे चल के जब ब्लड से ये बाहर निकलेंगे तो ये टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं और टिश्यूज़ के अंदर जब जाते हैं तो इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और ये बड़े होकर मैक्रोफेजेस भी बना सकते हैं या ये डेंड्राइटिक सेल्स बना सकते हैं। तो मोनोसाइट्स जो हैं ये हमारे पास 2 तरह के सेल्स बना सकते हैं। ये मोनोसाइट्स बड़े होंगे, साइज़ में बड़े होंगे तो या ये मैक्रोफेजेस बना सकते हैं या ये जो है वो बड़े होकर डेंड्राइटिक सेल्स बनेंगे। उसके बाद एंड कैन लिव फॉर मंथ्स टू ईयर्स। तो ये जब मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स बन जाएंगे तो ये जो है वो महीनों से सालों तक ये रह सकते हैं। लेकिन जब ये मोनोसाइट्स होंगे तो इनकी ज़िंदगी सिर्फ 2 से 5 दिन होगी। मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यूनिटी। तो ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है। हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती है, तो ये मोनोसाइट्स इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन ये पार्ट जो है वो हमारी इनेट इम्यूनिटी के अंदर है।
उसके बाद हम आते हैं मैक्रोफेजेस पे। तो जब मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ये कैसे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। द ल्यूकोसाइट्स अदर देन न्यूट्रोफिल्स आर इन फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स वॉर्न आउट सेल्स आर मैक्रोफेजेस। तो कुछ ल्यूकोसाइट्स जो है ये WBCs को कहते हैं। कुछ ऐसे WBCs जो न्यूट्रोफिल से अलग हैं और ये जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को खाते हैं, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, वो मैक्रोफेजेस हैं। मतलब ये न्यूट्रोफिल्स से अलग हैं। न्यूट्रोफिल्स भी जो है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं और मैक्रोफेजेस भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो WBC से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स विच आर कैटेगराइज्ड एज ए टाइप ऑफ अग्रेन्युलोसाइट्स। तो अग्रेन्युलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और ये मोनोसाइट्स जो है ये मोनोसाइट्स बड़े होकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो है ये मोनोसाइट से ड्राइव्ड हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रोफेजेस जो है ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, तो ये मोनोसाइट से ड्राइव हुए हैं। और मोनोसाइट्स जो है ये अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ पिगमेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। अब ये जो है वो किसी तरह का इनके साइटोप्लाज्म के अंदर पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए इन्हें जो है अग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। दे आर लार्ज अमंग आल ल्यूकोसाइट्स। ये जो है वो सभी ल्यूकोसाइट्स सभी WBC के अंदर जो है वो सबसे बड़े सेल्स होते हैं। अनलाइक ग्रेन्युलोसाइट्स दे हैव अ लार्ज इंटेंडेड हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ये ग्रेन्युलोसाइट्स से अलग होता है। इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है और ये जो है वो घोड़े की पाँव की तरह होता है। घोड़े का पाँव जो है वो तकरीबन इस तरह दिखता है, तो इस तरह का जो है वो इनका न्यूक्लियस होता है। Circulating monocytes after some time leave blood and enter in lymphoid tissue as well as non-lymphoid tissue where they grow in size and turn into the macrophages or dendritic cells। तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, जब मोनोसाइट्स जो है ये ब्लड से निकलते हैं बाहर, तो ये जो है वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ में जाते हैं, जैसे कि ये लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर भी जाते हैं और नॉन लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर भी जाते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं और एक तरह के टिश्यू होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। तो ये इनके अंदर चले जाते हैं ये मैक्रोफेजेस, और वहाँ पर ये जाकर साइज़ में बड़े होकर मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स बनाते हैं। उसके बाद मैक्रोफेजेस के बारे में लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजेस हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट द स्पेसिफिक टिश्यू कंडीशंस, सो दे आर नेम्ड एज सच एज अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस इन अल्व्यूलाई ऑफ लंग्स, कफलर cells in liver and microglia in central nervous system accordingly। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये डिफरेंट तरह की टिश्यू कंडीशन के अंदर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये अगर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर रह रहे हैं तो ये अल्व्यूलाई के जैसे बिहेव करेंगे, उस तरह से बन जाएंगे, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे उस टिश्यू की कंडीशन के हिसाब से। तो मैक्रोफेजेस के पास अपनी ऐसी एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो डिफरेंट तरह की टिश्यू कंडीशंस के अंदर जो है वो अपने आप को चेंज करके उस तरह का बना देते हैं। तो उस हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि वो मैक्रोफेजेस जो लंग्स के अंदर अल्व्यूलाई के अंदर पाए जाते हैं उन्हें जो है वो हम मैक्रोफेजेस अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहा जाता है। जो लिवर के अंदर होते हैं उसे कप्फर सेल्स, और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं उसे हम माइक्रोग्लिया कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के मैक्रोफेजेस के डिफरेंट नाम हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मैक्रोफेजेस नॉट ओनली फेगोसिटाइज pathogenic microorganisms but also remove and present their antigen to T cells, a type of lymphocyte, hence they are termed as antigen presenting cells APCS। तो मैक्रोफेजेस जो है ये सिर्फ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते ही नहीं बल्कि उनके जो है वो एंटीजेंस भी प्रेजेंट करते हैं। अब ये एंटीजन प्रेजेंट का मतलब ये है कि एक सेल होगा, यहाँ पर ये सेल्स जो है इस सेल को, इस बैक्टीरिया को जो है वो खा लेंगे, उसके बाद इसके कुछ पार्ट जो है ये अपनी बॉडी पर जो है वो शो करेंगे ताकि दूसरे भी सेल्स जो है वो या टी सेल्स, स्पेसिफिकली टी सेल्स को ये बताते हैं ताकि वो इसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकें। तो ये
इन पार्ट्स को जो है, ये बैक्टीरिया के पार्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये जो पार्ट्स हैं, इनको जो है वो एंटीजन कहा जाता है। और ये एंटीजन दूसरों को दिखाना, दूसरों को देना, उसे जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग कहा जाता है। तो ये मैक्रोफेजेस जो है ये एंटीजन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटीजन भी दूसरे सेल्स को ये दे सकते हैं ताकि ओवरऑल दूसरे सेल्स को भी पता चल सके। तो ये टी सेल्स जो है ये एक तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको ये अपने एंटीजन्स प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये मैक्रोफेजेस का काम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को खाना ही नहीं बल्कि उनके एंटीजन्स को प्रेजेंट करना भी है। दे डू रिलीज स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड साइटोकाइंस। ये जो है स्पेशली एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जो है वो सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है इम्यून सेल्स को। तो यहाँ पर ये तीसरा काम कर रहे हैं कि ये जो है वो स्पेसिफिक एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सीक्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन जो है वो दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, दूसरे इम्यून सेल्स को बताता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं और उन्हें जो है वो मैक्रोफेजेस ने खा लिया है। दे आल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये जो है इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी स्टार्ट करवाते हैं, which we discuss in the preceding text. In addition, the above mentioned activities, macrophages secrete nitric oxide which kills phagocytized pathogenic microorganisms. सॉरी, मुझे थोड़ा जाना पड़ गया था, तो हम कहाँ थे? तो यहाँ पर हमारे पास जो साइटोकाइंस है ये सीक्रेट हो रहा है मैक्रोफेजेस से। तो मैक्रोफेजेस जो है ये साइटोकाइंस एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसे सीक्रेट करते हैं और इसकी वजह से जो है वो दूसरे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से जो है वो दूसरे इम्यून सिस्टम को भी पता चल रहा है कि कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये भी जो है वो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजेस सीक्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड। मैक्रोफेजेस जो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी सीक्रेट करते हैं और ये क्या करता है, विच किल्स फेगोसिटाइज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट करते हैं। अगर ये अपनी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया को ले रहे हैं तो वहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स, इनका नाम डेंड्राइटिक सेल्स इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऐसे इसके सेल के अंदर इस तरह की ब्रांचेस होती हैं जिसे जो है वो डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये डेंड्राइट्स जो है इसी वजह से जो है वो इनके सेल का नाम डेंड्राइटिक सेल्स है। तो डेंड्राइटिक सेल्स अनदर टाइप ऑफ WBC आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑफ द फेगोसिटाइज पैथोजेनिक टू द टी सेल्स। अब ये भी एक ऐसे WBCs हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और ये जो है ये भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं और ये मतलब फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं और उसके बाद ये एंटीजन प्रेजेंट का भी काम करते हैं। ये एंटीजन भी प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स के आगे। तो इस तरह से ये जो है वो दो काम कर रहे हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेगोसाइट कर रहे हैं, फेगोसिटाइज कर रहे हैं और दूसरा ये जो है वो एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हैं। दे वर नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आर डेंड्राइट्स। इनका नाम डेंड्राइटिक सेल्स इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म की बड़ी एक जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह की और ये प्रोजेक्शंस जो है वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। इसी की वजह से जो है वो इन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहा जाता है। अपॉन एक्टिवेशन थ्रू स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सीक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस द डेंड्राइटिक cells migrate to secondary lymphocyte tissue such as a tonsil and Peyer's patches, spleen, tonsils, etc. तो जब यहाँ पर हमारे पास मैक्रोफेजेस जब साइटोकाइन ये सीक्रेट करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब सीक्रेट करते हैं तो क्या होता है, दूसरे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अब उनके अंदर जो इम्यून सेल साइटोकाइन की मदद से एक्टिवेट होते हैं उनके अंदर जो है वो डेंड्राइटिक सेल्स भी आ जाते हैं। जब साइटोकाइन जो है वो ये क्या होता है, जब सीक्रेट होता है साइटोकाइन तो जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। ये माइग्रेट करते हैं, सबसे पहले ये जो है वो एक जगह पर मौजूद होते हैं, फिर वहाँ से ये माइग्रेट करते हैं और ये आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गया। ये क्या हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यू
टिश्यूज़ हैं, ये मतलब लिम्फ्स हैं, स्प्लीन और टॉन्सिल्स ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर ये आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, As soon as their task of activation of T cells achieved, unlike macrophages, they die। तो ये क्या होता है, T cells को एक्टिवेशन का काम होता है इनका। ये भी जो है वो T cells को एक्टिवेट करते हैं, अपने एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, और एंटीजन प्रेजेंट के बाद जो है वो T cells एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये मर जाते हैं। तो इनका काम सिर्फ यही होता है कि ये T cells को एक्टिवेट करें। सबसे पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ये क्या करेंगे, फेगोसिटाइज करेंगे, उसके बाद उसके एंटीजन्स प्रेजेंट करेंगे, और उस एंटीजन्स की मदद से जो है वो टी सेल्स क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे। और टी सेल्स क्या हैं, एक तरह के लिम्फोसाइट सेल्स हैं। तो टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद ये जो है वो ये मर जाएंगे। इनका काम सिर्फ टी सेल को एक्टिवेट करना है। तो मैक्रोफेजेस जो है वो मरते नहीं हैं, ये जो है वो एक तरह से फेगोसाइटोसिस करने के बाद ये मर जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका डायग्राम हम देखें, उससे भी पहले हम मैक्रोफेजेस का देखेंगे। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस दिखाए गए हैं, ये हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजेस हैं। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ईट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं और ये मैक्रोफेजेस हैं। अब ये मैक्रोफेजेस जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो मैक्रोफेजेस इनको जो है वो इंगल्फ करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, और अपने एंजाइम्स की मदद से उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो ये जो है वो उनके एंटीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको जो है वो एंटीजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी मदद से टी सेल जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पर जब उसके बाद क्या होगा, ये जो है वो एंटीजन प्रेजेंट करने के बाद ये जो है वो कुछ प्रोटीन सीक्रेट करेंगे, और ये प्रोटीन का जो है वो कुछ काम है। ये प्रोटीन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करने में हेल्प करेंगे, और ये जो है वो दूसरे मोनोसाइट्स को जो है ये मैच्योर करके मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये मोनोसाइट हैं, ये मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये इनको मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होने में हेल्प कर रहे हैं, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर रह ना पाएँ, और ये जो है वो दूसरे इम्यून सेल्स या फिर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को भी खबर करते हैं, उसे भी जो है स्टार्ट करवाते हैं। तो ये काम है मैक्रोफेजेस का। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो ये डेंड्राइटिक सेल्स का भी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो है वो डेंड्राइटिक सेल का ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद इसके अंदर आपको कोई भी जो है वो ग्रेन्यूल नज़र नहीं आ रहे। तो ये अग्रेन्यूलोसाइट है। उसके बाद ये जो है इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और इसीलिए इस सेल को जो है वो हम डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।